अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गयूर अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। और हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ऐसी मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो औलाद से महरूम मरीज़ों के लिए यकीनन उम्मीद का पैगाम होंगी। नाज़रीन, हमें पाकिस्तान समेत मुत्तहदा अरब अमारात, अमरीका और यूरोप के कई ममालिक से भी सैकड़ों खतूत मौसूल हुए हैं। इन खतूत में हर मरीज़ ने अपने अपने मसाइल का जिक्र किया है। इन खतूत में जो मसाइल मुश्तरका और तादाद में ज़्यादा हैं, उन्हें मद्देनज़र रखते हुए हमने हकीम साहब से गुजारिश की है कि वो इन्हीं मसाइल से मुताल्लिक़ बीमारियों के बारे में अपनी राय से आगाह फरमाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ हकीम साहब से रहनुमाई हासिल कर सकें। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान में अमराज़ बाचपन के हवाले से हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम एक मोतबर नाम है, जिन्होंने अपनी फ़नी सलाहियतों को इस शोबे की तरफ मरकूज़ किया जिस शोबे में तहकीक के हवाले से एक खला महसूस किया जा रहा था। हमारी मुराद ये है कि तिब्ब यूनानी और तिब्ब इस्लामी दोनों ही इस बात की मुतकाज़ी थीं कि इस शोबे में मज़ीद तहकीक की जाए। लिहाजा हकीम दिलशाद हुसैन ने इस तशनगी और खला को पुर करने के लिए रात दिन मेहनत की और ये बात साबित कर दी कि शोबा अमराज़ बाचपन में अब कोई बीमारी ऐसी नहीं जो कि तिब्ब इस्लामी और तिब्ब यूनानी के ज़रिए ठीक ना हो सके। नाज़रीन कराम, हकीम दिलशाद हुसैन की कामयाब तहकीक का सबूत और मुनफरद एजाज़ ये है कि हकीम साहब अब तक 1,46,000 बे औलाद जोड़ों का कामयाब इलाज कर चुके हैं। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि इन बे औलाद जोड़ों की अक्सरियत बरतानिया, अमरीका, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखती है। तो आइए नाज़रीन, हम आपकी मुलाकात अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन के रुकन, अवार्ड्स याफ्ता गोल्ड मेडलिस्ट तबीब जनाब हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम साहब से करवाते हैं। हकीम साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हकीम साहब, इन खतूत के तनाज़र में आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि तौलीदी अमल के लिए सबसे अहम बात क्या है। मोहतरम नाजरीन, तिब्बी एतबार से तौलीदी अमल के लिए दो चीज़ें सबसे अहम हैं, यानी अगर इन दोनों में से एक भी कम हो तो औलाद की तवक्को नहीं की जा सकती। नंबर 1 एग, नंबर 2 किरमे हिवानी, जिसे दूसरे अल्फाज में स्पर्म भी कहा जाता है। नाजरीन, मैं आपको इन दोनों के बारे में इस वजह से बता रहा हूँ कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो इन दोनों की अफजाइश में रुकावट पैदा करके औरत या मर्द को औलाद से महरूम कर देती हैं। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, औरत में एग्स का ना बनना या ओवरी से खारिज ना होना और मर्द के स्पर्म में कोई प्रॉब्लम, ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जिनका इल्म मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद ही होता है। यही वजह है कि जो ख़वातीन व हज़रात इलाज से कबल अपना टेस्ट नहीं करवाते वो महज वक्त बर्बाद करते हैं। इस तरह जो मर्द अपना सीमन टेस्ट करवाए बगैर असाबी कमज़ोरी के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक होने की बजाय अपनी बीमारी को बढ़ाते रहते हैं। लिहाजा तिब्बी नुक्ता नगाह से ये बात अहम है कि अगर शादी के बाद 1 साल तक औलाद ना हो तो औरत और मर्द को मेडिकल टेस्ट पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि बीमारी का फौरी इल्म होने के बाद उसकी रोकथाम की जा सके। नाज़रीन कराम, तौलीदी अमल की इब्तदा औरत के एग और मर्द के स्पर्म के बाहम मिलाप से होती है। अफजाइश के एतबार से एग और स्पर्म में बहुत फ़र्क है, यानी हर औरत के जिस्म में हर माह एक मखसूस वक्त पर सिर्फ एक ही बैज़ा पैदा होकर काज़िफ़ नाली यानी फॉलोपियन ट्यूब में आता है, जबकि मर्द के मादा तौलीद में हर माह तकरीबन 10 से 20 करोड़ स्पर्म पैदा होते हैं। और बाद साइंसदानों का ख्याल है कि यह तादाद 80 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। मर्दों में स्पर्म पैदा होने का अमल 12 साल की उम्र से लेकर 70 साल की उम्र तक जारी रहता है, मगर अमूमन 40-45 साल की उम्र में इन स्पर्म्स की तबई साख्त और तादाद में तब्दीली आ जाती है। मर्द के इन करोड़ों स्पर्म्स में हर एक स्पर्म और सील और साफ रखता है। नाज़रीन कराम, किरमे हवानी यानी स्पर्म्स की साख्त लंबाई में होती है। यही वजह है कि यह स्पर्म जिस्म की चिकनी रतूबात में से तैरता हुआ पहले रहम और फिर फ्लोपियन ट्यूब में पड़े हुए बैज़े की जानिब बढ़ता है, जहाँ ये बैज़े से जुड़कर तौलीदी अमल का आगाज़ करता है। मोहतरम नाजरीन, ये बात काबिल गौर है कि एक वक्त में लाखों करोड़ों स्पर्म बैज़े की जानिब बढ़ते हैं, मगर बैज़े तक पहुँचते पहुँचते
یہ چند ایک رہ جاتے ہیں، اور اگر کبھی 2 سپرم بیضے تک پہنچ جائیں تو اس صورت میں جڑواں اولاد ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھیں وہ اہم چیزیں جو عمل تولید میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اب میں اختصار کے ساتھ مردوں عورتوں کی ان بیماریوں کے نام بھی بتانا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے سپرم اور بیضے میں پرابلم ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، مردوں کی بیماریاں 3 ہیں۔ نمبر 1 سپرم کا نہ ہونا یعنی ایزوسپرمیا، نمبر 2 سپرم کا کم ہونا یعنی اولیگوسپرمیا، اور نمبر 3 سپرم کا مردہ ہونا جسے طبی اصطلاح میں نیکروسپرمیا کہتے ہیں۔ ان تینوں بیماریوں کی بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ ناظرین، خواتین کی بیماریوں میں فولومین ٹیوبس کی بندش یعنی ٹیوب بلاکیج، رحم اور بیضہ دانی کا سکڑنا یعنی انفنٹائل یوٹرس ڈسسولیاں، اور فائبرائڈز یعنی سسٹ فائبرائڈز، اور بیضہ کی مقناطیسی کشش یعنی ایکس میگنیٹ پاور قابل ذکر ہیں۔ ناظرین کرام، ان بیماریوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بیماری کے حوالے سے بھرپور معلومات حاصل ہوں۔ تاہم یہ میں بتاتا چلوں کہ خواتین میں 1/3 اور مردوں میں 92% یا مریضہ انہی وجوہات کی بنا پر اولاد سے محروم ہوتے ہیں۔ حکیم صاحب، آپ نے سپرمز اور ایگز کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بہت اچھی باتیں بتائیں۔ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی ریسرچ کے بعد ان امراض پر کس حد تک قابو پایا گیا ہے؟ محترم ناظرین، شفا دینا اللہ کا کام ہے، لہٰذا مریض کو اللہ کریم کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے علاج کروانا چاہیے۔ ناظرین، جہاں تک علاج یعنی ادویات کا تعلق ہے تو اس ضمن میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں بہت تاثیر رکھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض نباتات کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ان میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بیضے اور سپرم میں پرابلم کی بہت سی وجوہات ہیں، لہٰذا اگر وجہ مرض کو دور کر دیا جائے تو بیماری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پاس بہت سے ایسے کیسز آ چکے ہیں جن میں ایزوسپرمیا اور ٹیوب بلاکیج کی وجہ سے خواتین حضرات بانجھپن میں مبتلا تھے، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے کامیاب تحقیق اور نباتاتی مرکبات کی قوی تاثیر نے ان مایوس مریضوں کو شفا یاب کر دیا۔ ان ادویات کی موجودگی میں ان تمام خواتین حضرات کو مشورہ دیتا ہوں جنہیں دوسرے معالجین نے لا علاج قرار دیا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں ہم سے رجوع کریں۔ ہمیں اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انہیں ہمارے جدید طریقہ علاج سے مایوسی نہ ہوگی، کہ یہ بیماریاں قابل علاج ہیں اور ان ادویات کے ذریعے کامیابی کا تناسب 92% ہے۔